नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। आई ऑफ ट्रुथ पर आपका स्वागत है। कांग्रेस का जो पुराना कार्यालय था 24 अकबर रोड, उसको खाली कराए जाने को लेकर के जो सरकार ने 28 तारीख का अल्टीमेटम दिया है, उसके खिलाफ या उसके विरोध में कांग्रेस ने अपनी नाराज़गी जाहिर की है और ये कहा है कि वो इस मामले को लेकर के अदालत में जा सकते हैं। खैर, ये अदालत में जा सकते हैं, ये उनका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन इस मामले को लेकर के कांग्रेस ने क्यों जो है चीख पुकार मचाना शुरू कर दिया है। अब कांग्रेस के पास जो 2025 में सरकार ने संसद में बयान दे करके बताया था कि कांग्रेस के पास 2 सरकारी बंगले हैं जिन पर वो अपने कार्यालय चलाती है। एक 24 अकबर रोड, दूसरा 5 रायसीना रोड। पहले एक और बंगलो था 28 अकबर रोड, जहां पर कांग्रेस सेवा दल का कार्यालय चलता था, जिसको 2022 में खाली करा दिया गया था। अब एक तरफ जहां राहुल गांधी ने जब उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था तो हाई मॉरल ग्राउंड दिखाते हुए उन्होंने अपना घर खाली कर दिया था, दूसरी तरफ इस कार्यालय को खाली करने में नानुकुर किया जा रहा है और अदालत में जाने की बात कही जा रही है। सरकार ने बताया कि ये 2 बंगलों उनके पास अभी भी कब्जे में है, जबकि कांग्रेस का अपना जो इंदिरा भवन कार्यालय है वो बन चुका है और वहाँ शिफ्ट भी हो चुका है। वहाँ पर वो अब हालांकि वो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर है, लेकिन चूंकि दीनदयाल उपाध्याय मार्ग को कांग्रेस को स्वीकार करना मुश्किल होगा, इसलिए उसका पता कुछ 6A पाम रोड या कुछ इस तरह का दिया गया है। तो वो उनका अपना चॉइस है, लेकिन ये जो खाली कराए जाने का मामला है, ये निश्चित तौर पर इस पर विवाद हो रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना पुराना 11 जो अशोक रोड है उसको नहीं खाली किया है। तो ये जानकारी जो होना ज़रूरी है कि वो अब विजयन पांडा के नाम पर अलॉटेड है, और इसके पहले भी जब अरुण जेटली को 9 अशोक रोड अलॉटेड था तो उन्होंने उसको अपने ऑफिशियल रेसिडेंस के नाम पर कभी नहीं इस्तेमाल किया, वो पार्टी के तौर पर इस्तेमाल करती रही। इसी तरह से अगर कांग्रेस चाहती है कि वो उनके पास रहे तो वो अपने किसी सांसद के नाम पर उसको अलॉट करके उसको इस्तेमाल करे, लेकिन पार्टी के कार्यालय के नाम पर या पार्टी के नाम पर, राष्ट्रीय पार्टी के नाम पर इस तरह की मांग करना अनुचित है। दूसरा महत्वपूर्ण मसला है कि जो ये टेररिस्ट हैं आसिया अंद्राबी, दुख्तराने मिल्लत की अध्यक्ष रही हैं, उनको अदालत ने 30 साल की 2 आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। चूँकि ये भारत का मामला है, लेकिन इसको लेकर के जो पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय है उसने एक प्रेस रिलीज़ जारी की है। उसमें इसको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड का वो बताते हुए वो कहा है, जिसमें ये कहा गया है कि कश्मीरी पॉलिटिकल लीडर जो हैं उनको 30 साल की सज़ा देना। उसमें 3 लोग हैं, फहमीदा सोफ़ी और नाहिदा नाजरीन। ये 3 लोग हैं जिनको ये सजा गया है, और इसमें वही पाकिस्तान मतलब इंडियन इल्लीगल ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर की बात की गई है, जिसका जवाब बहुत करारा जो है वो भारतीय विदेश मंत्रालय ने दिया है, जब उन्होंने स्पष्ट तौर पर ये कहा कि ये भारत का आंतरिक मामला है और इसमें किसी भी विदेशी उसकी बात नहीं सुनी जाएगी। और दूसरा ये कि जैसे ही पाकिस्तान इस तरह की बातों को सपोर्ट करता है, इस तरह के लोगों को सपोर्ट करता है, उससे स्पष्ट हो जाता है कि उसकी आतंकवाद को लेकर के क्या नीति है और वो आतंकवादियों को किस तरह से सपोर्ट कर रहा है। तो चाहे आसिया अंद्राबी समेत 2 और लोगों को सज़ा देना, उसके समर्थन में पाकिस्तान का आना इस बात का साफ संकेत है कि आतंकवाद को लेकर के उसकी किस तरह की रणनीति है, और ये अब पूरी तरह से पूरे विश्व में एक्सपोज हो चुका है, और ये आसिया अंद्राबी का समर्थन भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है।
तीसरा जो है आज का महत्वपूर्ण मसला है वो है भारतीय जनता पार्टी का जो आरजी कार हॉस्पिटल की रेप विक्टिम थी, उसकी मदर को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा टिकट देना। अब ये किसी भी राजनीतिक दल का अपना अधिकार होता है कि वो किसको टिकट दे किसको नहीं दे, लेकिन रत्ना देवनाथ जो आरजी कार की जो डॉक्टर थी, उसकी मदर है, वो पनिहाती कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी ने न केवल इनको चुनाव में उतारा है, बल्कि संदेश खाली की उस महिला विक्टिम को भी चुनाव में उतारा, उसको लोकसभा में उतारा था, विधानसभा में उतारा है, जिसके साथ सेक्सुअल एब्यूज़ किया गया था, उसको लेकर के वो इस बार अब विधानसभा में उसे लड़ा रहे। अब दूसरा ये है, तो इसको लेकर के विरोध भी लोगों को किया जा रहा है कि इमोशनल मामले को उठाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस बात को जो बात कर रहा है उसको समझना चाहिए कि इस केस में जो सरकार को डिफेंड कर रही थी मनेका गुरुस्वामी, उनको तृणमूल कांग्रेस ने राज्यसभा भेजा है। तो अगर तृणमूल कांग्रेस किसी ऐसे व्यक्ति को राज्यसभा भेज सकती है जो आरजी कार के विक्टिम को बचाने की, आरजी कार के मामले में सरकार को डिफेंड करने की कोशिश की जा रही है, और मनेका जो है वो अपने आप को सामाजिक मतलब एक्टिविस्ट वो करती हैं। हालांकि उनके पिताजी किसी समय में बीजेपी के साथ जुड़े रहे हैं, जब ये 98 की बात है, वो मीडिया सेल का, बीजेपी मीडिया सेल का हिस्सा हुआ करते थे। शायद कुछ सरकार में बनी नहीं, इसलिए वो नाराज़गी के साथ छोड़ के चले गए। खैर, अब ये आरजी कार मेडिकल कॉलेज में इस पूरे मामले में बहुत लंबे समय तक राजनीति हुई, लेकिन अब ये जो हैं रत्ना, जिनका नाम है रत्ना देवनाथ, और ये ट्राइबल समुदाय से आती हैं, इनको उतारा गया है। और इसको लेकर के उन्होंने जो अपनी बात कही है कि मतलब उन्होंने अपील की है कि हमको जिताया जाना चाहिए यहाँ से, इसलिए कि अब जो विरोध हुआ था उसको पनिहारी के लोग भूल गए हैं, जिसमें जो और सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार ने लोगों के विरोध का मतलब शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार और बेसिक राइट्स जो है वो छीन लिए हैं। और उन्होंने ये भी इंश्योर किया कि हम चाहते हैं कि महिलाओं को जो अधिकार है वो मिले। इस तरह की बात उन्होंने की। जो मतलब लड़की के पिता, विक्टिम के पिता है, उनका नाम है शेखर रंजन देवनाथ, उन्होंने इसका स्वागत किया है और ये बताया है कि जो कहा है कि इससे लोगों को जो है एक उम्मीद जगेगी और लोग पनिहारी में वोट करेंगे उसके मामले में। ये जो सब आपको याद दिला दें कि जो 31 साल की महिला डॉक्टर थी जिसका बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई थी और सरकार पर उस हत्या के साक्ष्य को मिटाने का आरोप है और सरकार उन लोगों के खिलाफ, उन लोगों के साथ खड़ी नज़र आई जो इसमें शामिल थे। वहाँ का जो प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल को जिस तरह से डिफेंड किया गया, उसको नई पोस्टिंग दी गई, ये सारी चीज़ें हुई। अब जो चौथा मसला है वो है ईरान और अमेरिका युद्ध को लेकर। भारत में लगातार इस बात की आलोचना हो रही है कि भारत में जो है वो डिप्लोमेटिक मेस है और इस युद्ध के कारण भारत में त्राही मची हुई है। लोगों के पास ईंधन नहीं है, गैस नहीं है, सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, लंबी लंबी लाइन लग रही है, पेट्रोल के लिए लंबी लंबी लाइन लग रही है। हालांकि ये अर्धसत्य है। अर्धसत्य इसलिए कि पेट्रोल की क्राइसिस नहीं है, इसका लगातार सरकार जवाब दे रही है। लाइन कुछ जगहों पर लग रही है, उसके पीछे जो ये कन्फ्यूज़न, जो ये अफवाहें फैलाई जा रही, ये इसकी एक बड़ी भूमिका है।
इसलिए कि पेट्रोल पंप कोई ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे पास तेल की कोई कमी है, फिर भी लोग जिस तरह का सोशल मीडिया पर खबर आ रही थी कि लोग कुकर में और टब में और बहुत सारी चीज़ों में पेट्रोल भरा करके ले जा रहे हैं। अब पेट्रोल आप खुले में रखेंगे तो वो इवोपरेट कर जाएगा, उड़ जाएगा। तो ये इस तरह की मूर्खता सिर्फ इसलिए हो रही है कि इसको लेकर के र्यूमर फैलाया जा रहा है। ये एक बात हो गई, लेकिन इसमें अहम बात ये है कि ईरान ने ये स्पष्ट कर दिया है कि भारत का जहाज अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलेगा और उसमें कोई अड़चन नहीं आएगी। जिन 6 देशों को ये सुविधा या ये रियायत ईरान ने दी है, उन 6 देशों में भारत भी शामिल है। उसमें चाइना है, पाकिस्तान है, रसिया है, उसके अलावा भारत है। तो कुल मिलाकर के ये जो 6 देश हैं, मतलब चाइना, रसिया, ईरान, इराक, चाइना, रसिया, इंडिया, इराक और पाकिस्तान, ये देश है जहाँ से निकल आएंगे। हालांकि पाकिस्तान को लेकर के अभी थोड़ा संदेह है। तो ये कुल मिलाकर के स्थिति ऐसी है जहाँ पर ये तो स्पष्ट है कि भारत के जहाज अब वहाँ से निकलेंगे, तो भारत के लोगों को इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ पर ऑयल क्राइसिस होने वाली है या किसी तरह का ऑयल, गैस या किसी और तरह का संकट हो सकता है। 5 जहाज अब तक वापस भारत आ चुके हैं और ये धीरे धीरे और आते रहेंगे। तो इसके अलावा जो पहले निर्भरता भारत की 50% लगभग 55% के आसपास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से थी, मतलब ये कि 45% की निर्भरता, 45% दूसरी जगह से आता था, वो 45 से बढ़कर के 70 हो गया है। अब 70% भारत जो है वो अल्टरनेट सोर्सेज से मंगा रहा है। तो कुल मिलाकर के ये मान के चलिए कि न केवल ईरान की तरफ से रियायत आई है, बाकी इंतजाम हो गए हैं। तो भारत में कम से कम ऑयल सिक्योरिटी को लेकर के किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।